गुप्ता और हाजिर है आपके लिए लेकर न्यूज रूम लाइव। और आज न्यूज रूम लाइव में बहुत ही अलग और बेहद खास मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। आज की तारीख जो किसी के जहन से कभी नहीं निकल पाएगी और ना आज तक निकली होगी, 16 दिसंबर। याद कीजिए वो दिन, साल था 2012 और क्या हुआ था उस दिन जिसको हिंदुस्तान कभी भुलाकर भी नहीं भूल पाएगा। और ये वो तारीख है जिस तारीख ने हिंदुस्तान के हर एक इंसान के दिल में, उसके जहन में एक इस तरह का शर्मसार हम लोग हो गए थे कि हमारे देश में इस तरह की वाहियात और शर्मनाक घटना घट सकती है, जिसको अगर आज भी कोई याद करता है या महज उसके बारे में पढ़ता भी है तो हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी को लेकर आज जीना जी से बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आज की तारीख इतनी ज़्यादा लोगों को चुभती है। और आज की तारीख अगर हम कैलेंडर में से भी हटाना चाहें ना तो भी दिल को जो जख्म मिले हैं वो कभी नहीं मिट सकते। जीनत जी, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख में ऐसा कि हम भुला सकते इस तारीख को। इस दिन दिल्ली की एक बस में कुछ लड़कों ने 6-7 लड़कों ने निर्भया नाम की एक लड़की का रेप किया था और इतना ज़बरदस्त उससे ये सब किया था कि उसकी जान पर बनाई थी, उसकी आंखें निकल गई थी। और मैं अभी ये सब यहाँ दोहराना नहीं चाहती, लेकिन हम ये बात ज़रूर करेंगे कि उसके बाद सरकार ने ये यकीन दिलाया था कि अब किसी के साथ रैप नहीं होगा और हर 1.5-2 किलोमीटर पर एक पुलिस वाला होगा या एक छोटी सी कोई एक्स बनी होगी जिसमें जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बताना चाहूँगी कि निर्भया के इस केस में एक जो मुजरिम था वो तो सिर्फ 15 साल का था, तो किसने बोए उसमें इस जुर्म के ये बीज। हमें अब ये देखना होगा, कानून तो अपना काम कर चुका, ना उस पर कोई अमल कर रहा है, ना वो अमल करवाने के लिए ताकतवर है कि चलिए इस पर अमल कीजिए, वो ना उनका डंडा है, इस पर जोर चल रहा है। रैप के जो मुकदमे थे वो अभी तक दायर हो रहे हैं, अभी तक छोटी छोटी नन्ही मासूम बच्चियों से रैप किया जा रहा है और सरकार अभी तक ये ढिंडोरा पीट रही है कि हम सफल हैं, हमने जो जुर्म है उन्हें कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको 16 दिसंबर 2012 की वो तारीख, वो रात जो लोग भूले नहीं भुलाए जाते, और आज 16 दिसंबर 2021, 9 साल गुजर गए हैं निर्भया कांड को, क्या लगता है स्थितियों में कितना सुधार आया है? उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक हम कितने बदले हैं या फिर हम और ज्यादा खाई में चले गए हैं? कुछ भी नहीं बदला है, वही घूरती निगाहें, नफरत से उठे हुए वो चेहरे। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदला है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि अगले 10 सालों में कुछ बदलेगा, क्योंकि जो सियासती लीडर हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। राजस्थान रैप के नंबर में नंबर अव्वल है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, सब अपनी रैलियों में मसरूफ़ हैं। कोई तो कुछ औरत के बारे में भी कहे ना। आज तक किसी को इन औरतों से हमदर्दी नहीं है, इन नन्ही मुन्नी बच्चियों से किसी को हमदर्दी नहीं है। सीकर में ज़ैनब के साथ रैप हुआ था, आज तक कुछ इंसाफ नहीं मिला है। कुछ गुजरों ने उसके साथ, शायद मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था इस ज़ात का, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये यहाँ से हटा दिया जाए। खैर, तो कुछ नौजवान लड़कों ने उसके साथ रैप किया था और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसके 16 ऑपरेशन हुए थे। और फिर उसे यहाँ की गवर्नमेंट ने चुपचाप सुबह जब सारी मीडिया सोई पड़ी हुई थी उठाकर एम्स में भिजवा दिया था और वहाँ पे उसका कुछ अच्छा इलाज नहीं हो सका, उसे सीकर वापस भेज दिया और फिर दोबारा उसके साथ रैप हुआ वहाँ पर। तो ये कैसी सरकार है जो अपनी ही बच्चियों, अपनी ख़वातीन, अपनी ही औरतों की हिफाजत नहीं कर पा रही है? ये एक अहम सवाल है, ये एक अहम बात है कि आखिर हमारे हुक्मदार, हमारी सरकारें चलाने वाले सत्ताधारी आखिर सरकारों में बैठकर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहाँ हो रहा है डेवलपमेंट? क्राइम में। अगर क्राइम में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो शायद हमें फिर एक बार शर्मानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इस केस के बाद न जाने कितने केस हुए। हैदराबाद में जो एक डॉक्टर थी उनको रेप कर जला दिया गया, ये केस छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हुआ, फिर चाहे हिंदुस्तान का कोई सा भी राज्य क्यों ना हो, कश्मीर हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में महिलाओं को नहीं बख्शा जाता। जीना जी, क्या लगता है आपको, क्या कदम खास उठाए जाने चाहिए जिससे इस तरह के क्राइम्स बंद होंगे? नो डाउट हमारे पास लॉज बहुत हैं, हमारे पास नियम कानून कायदे बहुत हैं,
कोर्ट भी इसमें बीच बीच में संज्ञान लेता रहता है, जो जुर्म करते हैं सजा भी उन्हें होती है। हमारा सिस्टम थोड़ा ढीला है लेकिन सजा हो जाती है, ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि चीजें कम हो? लगता है कि अब हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मुजरिम तो लड़के ही हैं, तो क्या ना उन्हें समझाया जाए, उनमें ये बीज मतलब शुरू से ही बोए जाए कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम गए हो कहीं पर बैठने के लिए सीट नहीं है तो खुद खड़े हो जाओ, उन्हें सीट दो। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि लड़कियां बेहद नाजुक होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, उनके लिए चोट सहने लायक नहीं है। जब हम उन्हें ये समझाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बदलाव आ जाए। वरना आज तो ये है कि एक दिन पहले पैदा हुई बच्ची से लेकर 80 साल तक की जो खातून हैं वो हिफाजत से नहीं है। एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? घर में है, अपने स्कूल्स में है, वर्क प्लेस पे है, या फिर अपने कॉलेजेस में है? कहाँ पर एक लड़की सुरक्षित है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं है। थानों तक में उनसे रैप किया जाता है। घर में कभी कभी ये होता है कि उनके जो जेठ होते हैं, उनके ससुर होते हैं, वो उनका रैप कर डालते हैं। छोटी लड़कियों के साथ ये होते हैं कि मामा और उनका कोई चाचा यही सब कुछ कर डालता है। तो मेरे हिसाब से तो लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। उन्हें अपनी हिफाजत का खुद ख्याल रखना होगा। खुद वो कुछ ऐसी चीज़ें सीखें या अपने साथ कुछ ऐसे हथियार रखें। जैसे कि हमारी एलिस आंटी थी, वो अपने साथ हमेशा मिर्च से भरा हुआ डिब्बा रखती थी, और जहाँ भी कहीं उन्हें महसूस होता कि ख़तरा है तो वो मिर्च निकाल कर आंखों में झोंक दिया करती थी। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम जूडो कराटे भी ना सीखें तो अपने सेल्फ डिफेंस में तो कुछ सीख सकते हैं, ताकि उनका करारा जवाब दिया जा सके। बिल्कुल, ये एक सबसे ज़रूरी बात जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोगों को एटलीस्ट आप लोगों को कभी किसी पे डिपेंड, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, अगर आप एक महिला हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होना है। सबसे पहली चीज़, कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहता कि कोई सरकार या आपके घर का कोई बड़ा आके आपकी रक्षा करेगा। नो, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर हमारे देश में बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर लड़कियों ने खुद की रक्षा खुद करी है, और ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज होंगी। आप अगर पूरा अपना गूगल उठाकर देखेंगे, छानबीन करेंगे, तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी मिलेंगी जहाँ लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है और सामने वाले को धूल चटाई है। धूल चटाते हुए आपको एक और चीज़ पे गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का माहौल और ये क्राइम जिस तरह से अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो इन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। और कासिम से जानेंगे, एक लड़के हैं और मैम ने यहाँ एक स्टेटमेंट अभी दिया था कि लड़का है तो वो लड़का ही ना, तो लड़कों से सेफ रहने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको, क्या हर लड़का गलत होता है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें लड़कियाँ भी गलत हो सकती हैं, लड़के भी गलत हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है तालीम। अगर उनको घर से गाइडलाइन अगर अच्छी नहीं मिली ना, तो आगे चलकर चाहे वो नशा हो, चाहे वो किसी लड़की के साथ रेप करना हो, वो दूसरी बात यह है कि कानून जो है ना, कानून भी कमज़ोर है कहीं ना कहीं। जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद से जो मैं आपको एक डेटा बता दूँ, जिस डेटा के अंदर ये है 2005 से लेकर 2020 तक, मैं शॉर्टकट बता, 2015 के अंदर जो रेप केस रिपोर्ट हुआ 34,651। अब बताइए कि निर्भया केस के बाद कितने इसमें आया। अब अगर हम 2005 की बात करें तो 18,359 है। तो इसी वजह से आगे चल के जो है 2019 में 32,032 जो है केस रिपोर्ट हुए हैं रेप के। तो क्या किया कुछ कानून ने? कुछ नहीं किया। अब अभी आपने एक डॉक्टर की बात की जो हैदराबाद में जिसका रेप हुआ था, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन लोगों को जो है एनकाउंटर हुआ था। तो देखा भाई, कुछ लगा कि, और साउथ इंडिया के अंदर आप देख लो बहुत कम है। नॉर्थ इंडिया के अंदर क्यों ऐसा मामला? क्योंकि यहाँ के कानून, जब बात आ जाती है जो सियासी लीडर होते हैं, जहाँ जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनकी जब सपोर्ट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वहाँ कानून रुक जाती है, वहाँ कानून के हाथ जो है छोटे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून को भी मजबूत होना ज़रूरी है। निर्भया केस हुआ था, उसके बाद इनको एक इबरतनाक, जो ठीक है उनको फांसी तो हो गई, लेकिन उसके बाद कानून जो बनाया गया उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर उसका इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज भी जो है दिल्ली के अंदर या कहीं भी केस ऐसे नहीं सामने आते। लेकिन एक मामूली बात जो है, बढ़ते जा रहे हैं केस, इसका क्या है? इसमें लड़के भी गलत हो सकते हैं, लड़की भी। माँ बाप सबसे बड़ी चीज़ है कि गाइडलाइन उनको अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है दोनों ही तरफ से जो है एक बराबर है।
चलिए, आपने बात की तालीम की। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिन्हें अच्छी सीख मिली होती है, उसके बावजूद भी वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं। फिर इसमें तो आप तालीम को भी दोष नहीं दे सकते। उसमें ये है कि साथ का जितना असर इंसान की कितना भी बड़ा, मैं आपको बता दूं, अगर 4 लोग शराब पी रहे हैं ना, एक अच्छा पढ़ा लिखा है, उन चीज़ों से नफरत करता है, कहीं अगर उनके साथ वो रहना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 महीने के अंदर वो भी वैसा हो जाएगा। कितना ही पढ़ा लिखा है वो, कितना ही संजीदा है वो। सैम अगर वो जो शराबी उनको ले आओ किसी पढ़े अच्छे लोगों के साथ, अगर उनका उठना बैठना हो जाए तो वो छोटे। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, किस मुआशरे के अंदर जो है, क्या उन लोगों के जो साथ है, कैसे दोस्त हैं उनके, तो ये भी काफ़ी जो है इसका भी असर पड़ता है। भले ही एक बच्चा जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, पढ़ा लिखा हो, उसके माँ बाप ने अच्छे उसको जो है तालीम दी हो, अच्छी गाइडलाइन दी हो, लेकिन जब उसके साथ जो साथ होता है, उसके दोस्त होते हैं, तो अगर उनका वो साथ बुरा है तो कहीं ना कहीं उनका असर जो है वो गलत करेगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल आपकी बात भी एक तरह से सही है कि साथ बहुत ज्यादा मायने रखता है कि इंसान अपना सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिता रहा है, किस संगति में बिता रहा है, ये एक अहम चीज है। आपने आंकड़े भी बताया कि लगातार रेप के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे इंडिया में। क्या आपको लगता है कि क्या सजा होनी चाहिए? हम अगर बात करें इंडिया से बाहर की, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इन लोगों की सजा मौत के बराबर ही है। एक कहते हैं ना, अगर सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर अगर रेप हो जाता है लड़कियों के साथ, तो वहां पर सजा ही अलग है कि लोग डरते हैं क्राइम करने से भी। हिंदुस्तान में क्या करा जाना चाहिए? सऊदी अरब की जो बात है, वहां पर तो सामने जो है लोगों को बुलाकर चुराहे पे उसको जो है गला काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो सेम हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें सब कानून लिखा हुआ है, लेकिन कानून लिखा तो हुआ है, उसमें भी जो है वो डिले कर देते हैं कि हाँ 15 साल इनको जेल में रखो, उसके बाद डिसाइड करेंगे फांसी होगी या नहीं, क्या है ये चीज़ है। सामने देख कर भी जो है वही बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टियाँ होती हैं उनका भी हाथ होता है, बचाने की भी कोशिश करती हैं, ना नहीं भी। तो इसमें ये चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे साउथ इंडिया के अंदर जो है पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया, इसमें ना लेजिस्लेचर असेंबली थी, ना इसमें एग्जीक्यूटिव थी, पूरा जुडिशरी सिस्टम ने अपने बलबूते पे जो है लेके इनकाउंटर कर दिया। तो लोगों को एकदम शॉक लगा कि अभी हुआ है। तो निर्भया का क्या था कि निर्भया केस के बाद उनको काफ़ी अरसे बाद जब फांसी मिली, तो लोगों के जहन में वो बात मतलब ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है वो जेल में, तो फिर कैसे उनको इब्रत मिलेगी? भाई ठीक है उन्होंने किया जेल में, अब उनको फांसी हुई, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है नरम हो जाता है यहाँ पे आके। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई मुद्दा सामने आए, लग रहा है कि रेप हुआ, तो फ़ौरन उनको जो है सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि सामने वाले मोहल्ले वाले सोसाइटी वाले उनको भी इब्रत हो। दूसरी बात यह है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हम लोग हैं और भी हैं, हमें भी हमारे साथ जो मुआशरा है उसको कंट्रोल करना, अगर कोई हमारा दोस्त कहीं गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। हर इंसान अगर अपना अपना फ़र्ज़ निभाएगा तो मेरे ख्याल से जितनी भी देश में बुराइयाँ ये ख़त्म हो सकती हैं। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो पढ़े लिखे तो लोग बहुत हैं, आज हमारे माशरे के अंदर हमारे ही साथ पड़ोस में ऐसा कुछ गलत हो रहा है, हम चुप करके इग्नोर करके निकल जाते हैं, सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमें उनको 1 बार 2 बार 3 बार बताना चाहिए कि नहीं ये तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम इस रास्ते पे चलो, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है हो सकता है। आपने बात की थी बीच में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ होता है क्रिमिनल्स पर। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं हमारे बीच जो क्रिमिनल्स रह चुके हैं, तो फिर इस पर क्या कहेंगे? फिर तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम की जैसे आपने बात की, आज भी आप देख रहे हैं कम से कम 70% जो भी है ना ओहदे पर हैं, कुर्सी पर हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं क्राइम है, बहुत बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन अब उसको वोट कौन लोग दे रहे हैं? हम ही लोग ही तो, हमें नहीं तो बिठाया ना, फिर बात हम पर ही आती है, शुरुआत ही यहाँ से होती है, ख़त्म भी हम लोगों पर ही होती है, क्योंकि हमें ये राइट है, जब हमें आंखें दी हुई हैं, हमारे पास सोचने की सलाहियत है, हमारे पास माइंड है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना भाई। तो चंद लोग ऐसे होते हैं माशरे के अंदर जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, जब वो अपना ज़मीर बेच देते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसका जो असर है पूरे माशरे, क्योंकि हम तो आपको भाई फॉलो कर रहे हैं, और आप अपना ज़मीर बेच के हमारे वोट किसको लेके दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है, किसको कुर्सी पे बिठा रहे हैं ये आपका काम है, हमने तो आप वोट दिए, हमारा जो MLAs होते हैं उनको। तो ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी वही बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टियों की जो बिल्कुल बात आपने सही की कि चीज़ें शुरू भी हमसे होती है और ख़त्म भी हम पर ही होती है, डिसीजन मेकर्स भी हम ही हैं,
और डिसीजन बदलने वाले भी हम ही हैं। लेकिन कभी ना कभी प्रेशर की बात भी हो जाती है कि आम जनता पर पॉलिटिशियंस का इतना पैसा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक आदत रही है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बहुत जिंदा दिली से जीते हैं और जो बहुत हिम्मत से जीते हैं, उनको तो कभी कोई भी नहीं झुका सकता। और हर हिंदुस्तानी को बेसिकली ऐसे ही जीना है, पूरे हिम्मत से, पूरी जिंदा दिली से। और जी कासिम, क्या कहना है? एक मैसेज मैं और देना चाहूँ, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रहा है, ब्लैकमेल करना लड़कियों को। जिस तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रखा है और वो लड़कियाँ अपनी इज्जत बचाने की खातिर चुप रहती हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी मामला अगर हो ना, तो मैं कोई ब्लैकमेल करूँ तो फ़ौरन जो है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट अपने माँ बाप को बताइए कम से कम, क्योंकि अगर आप ऐसा 1 साल 2 साल जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जो है दर्दनाक जो है सज़ा देनी चाहिए, पुलिस को भी, और जितने भी लोग हैं मुआशरे के अंदर ऐसा कोई करता है तो उसे बाइकाट किया जाए और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए। कभी भी ब्लैकमेल अगर कोई तुम्हें कर रहा है तो जो है रिपोर्ट दर्ज करो। ये सबसे बड़ा मसला आज ये जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारे ऐसे केसेस आए, हम न्यूज़ के अंदर देखते रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो लोग 2 साल के बाद जब ज़्यादा हो जाता है तब जाके वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को है रिपोर्ट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ऐसा कोई मसला है, तो फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज करें। बिल्कुल, ये कासिम की बात गौर करने वाली है। बात हुक्मदारों की कर रहे थे, बात राजाओं की कर रहे हैं, बात राजनीति के राजाओं की कर रहे हैं, तो बात तो एक बादशाह की भी होगी। वो बादशाह जो आज़ादी से पहले हमसे ताल्लुक़ रखता था, और आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। हमारे साथ मुस्कान मौजूद है, मोहम्मद गौरी। कौन है मुस्कान, और आखिर क्यों इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है? ऐसे क्या कारनामे किए हैं कि लोग अभी भी याद करते हैं? मोहम्मद गौरी एक हुक्मरान थे, जैसे कि हिंदुस्तान के तमाम अवाम इस बात से वाकिफ़ है, और आज ही नहीं, आने वाले कई सालों तक भी इनके चर्चे चलते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग उठते ही इसलिए हैं कि वो अपना पैगाम फैला सकें, और कुछ लोग उठते ही इसलिए हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। मोहम्मद गौरी भी उनमें से एक थे। ये बात 1100 के तकरीबन की है, जब तो कहीं से कहीं तक आज़ादी का ख्याल भी नहीं था। मुग़ल थे, तुर्क थे, तो हिंदुस्तान में उन्हीं का एक हुक्म था। उस वक्त मोहम्मद गौरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद गौरी, इनको इस बात से भी वाकिफ़ रखते हैं लोग, क्योंकि तराइन का युद्ध, तराइन की जो जंग है, एक बहुत ही मशहूर जंगों में से है, जो लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो पहली जंग लड़ी गई, फिर दूसरी जंग लड़ी गई। तो ये एक ताल्लुक़ से तो ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ बस ये जंग हुई और किस्सा ख़त्म हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद गौरी के साथ कई वाक़यात गुजरे, कई ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और मतदारों ने कई तरह से मत दिए, कई अलामाओं ने, मौलवियों ने, सब ने अपने अपने एक ओपिनियंस दिए हैं इसके बात के ऊपर कि नहीं ये ऐसा भी था, नहीं ये ऐसा भी हुआ। लेकिन तारीख के पन्नों में ये मौजूद है, मगर जो चर्चित पन्ने हैं, जैसे कि बुक्स हैं CBSE या NCERT कोर्स की, तो वहाँ ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो जैसे कि मैं एक बताना चाहती हूँ कि जो कि तारीख के पन्नों में मौजूद है, हालांकि कोई अलामा किसी भी हवाले से अचानक नहीं बोलेगा, उसे मालूम होगा तभी वो इस बात को कहेगा। तो मेरे जहन में एक बात आई है जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। एक किस्सा इस तरह से हुआ था, जब मोहम्मद गौरी हिंद पर आए ही नहीं थे। ये बात थी अफ़गानिस्तान में जब वो रह रहे थे जी। अफ़गानिस्तान के अंदर उनको एक ख्वाब आता है। वही ख्वाब 3 बार लगातार आता है, लेकिन पहली बार जब आता है तो वो इतना गौर नहीं करते। हालांकि ख्वाब में ये देखते हैं कि एक शख्स हैं जो उनके ख्वाब में आके कह रहे हैं कि तुम हिंद की सरजमीन पे जाओ तो तुम्हें अल्लाह फतयाब करेगा। अब ये तारीख के पन्नों में कायम नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी दिलचस्प कहानी है अगर देखा जाए तो। दूसरी बार फिर से वही ख्वाब आता है कि आप जाइए हिंद की सरजमीन पे अपना कब्ज़ा रखिए, हमला रखिए, जाइए तो अल्लाह आपको फतह देगा। उन्होंने गौर नहीं किया, उन्होंने इस ख्वाब को दोबारा से ठीक है देख लिया, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। तीसरी बार फिर कहा, और फिर वही उस शख्स ने आके कहा, अरे भाई मैंने तुझे बताया, तुम जाओ हिंदुस्तान जाओ, वहाँ जाकर हुकूमत करो, अल्लाह तुम्हें फतह करेगा। अब क्या था, मोहम्मद गौरी को निकलना था। अपने लश्कर के साथ वो चल दी हिंदुस्तान की सरजमीन पे, और यहाँ आके हुकूमत का परचम लहरा दिया। तो इस तरह से हुकूमत हुई, लेकिन अब फैलाना था, फैलाने के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान जैसी महान शख्सियत से भी सामना हुआ, और पहली जंग वो हार गए, शिकस्त हो गई। अब शिकस्त में ये था कि जब वो घायल हुए, उस वक्त किसी तुर्क सिपाह ने
उनको उठाकर घोड़े के साथ ही ले गए ताकि वो जिंदा तो बच जाए एटलीस्ट। 1 साल तक वो सोए ही नहीं। 1 साल तक उनको बेचैनी रही कि मैं वो जंग हार गया, अब क्या करना है। बात थी फिर 1191 की। चले गए दोबारा उसी मैदान में जहाँ पे तराइन का पहला हुआ था, उसी मैदान में गए। अब वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान को दोबारा ललकारा। तो अब की बार एक होता है, हम कभी हार जाते हैं, किसी को हरा देते तो हम मुतमईन हो जाते हैं, भाई अब तो हम ही जीतेंगे, अब तो पहले भी हम जीत कर आए। अब वही महान जो हमारी शख्सियत हैं, हमारे दिलों की धड़कन है हिंदुस्तान की, पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने भी यही तहरीर किया। लेकिन हुआ ये कि जब वो अपने पाठ पूजा में, जो भी उनकी धार्मिक स्थिति थी उसमें जब पूरी तरह से मगन थे, उस वक्त मोहम्मद गौरी ने हमला कर दिया और आप कत्ल हो गए। पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई, उनका लश्कर तबाह हो गया और इस तरह से मोहम्मद गौरी ने इस्लाम के पूरे परचम को फैला दिया। वाओ, बट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और ये खूबसूरत किस्सा है। और आज आपको ख़ास मुलाकात करवाई है, ख़ास किस्सा सुनाया है, तो आपको आगे भी कुछ ऐसे ही ख़ास शख्सियतों से मिलवाएंगे, उनके किस्से सुनवाएंगे जो कि आज आपने सुना है। और इस कहानी में एक जो मोरल है, जो एक ख़ास बात है ध्यान रखने की, वो हर एक इंसान पर भी लागू होती है कि कभी भी किसी को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए अपनी जीत के बाद कि हमें कभी कोई हरा नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जीते हैं तो आप हार भी सकते हैं, और अगर आप हारे हैं तो अगली जंग में हो सकता है आप जीत भी जाएं। ये सिर्फ हार और जीत का खेल था, जहाँ युद्ध हुआ तो कौन हारा कौन जीता। और ज़िंदगी में भी, असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर आज आप जीते हैं और अगर आपने पूरी शिद्दत से और दिल से मेहनत करी तो हो सकता है अगली बार भी आप ही जीते। लेकिन अगर आप पहली जीत से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो हो सकता है शायद आपका यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबे। तो ख्याल रखना है, ज़िंदगी बहुत खुशहाली से जीनी है, और हमेशा हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर, और हो सकता है किसी खास व्यक्ति को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।